हेलो गाइस, आपका अपनी चैनल नवी क्लासेस पर एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे BSHF 101 की यूनिट 8 जो कि है उभरती चुनौतियां, एमर्जिंग चैलेंजेस। इससे पहले की यूनिट्स जो हैं आप प्लेलिस्ट से चेक करके देख सकते हैं। और अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो सारी की सारी यूनिट्स अलोंग विद प्रीवियस सोल्व पेपर्स तो आप हमसे परचेज कर सकते हैं। उसका लिंक जो है और कैसे परचेज करना है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो पहला प्रश्न है कि सामाजिक और आर्थिक विकास की चुनौतियों की पहचान इस प्रकार की गई है। आपको बताना है कि किस तरीके से जो है सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट चैलेंजेस हैं उनको कैसे आइडेंटिफाई किया गया है। ऑप्शन फर्स्ट है क्षेत्रवाद और गरीबी की दृष्टि से। ऑप्शन बी है लोकतांत्रिक संस्थाओं की कमी। ऑप्शन सी है शिक्षा और पिछड़ेपन में प्रगति की कमी, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बड़ा ही क्लियर इसका आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि सामाजिक और आर्थिक विकास जो है उसके सामने जो है क्षेत्रवाद, गरीबी, राजनीतिक संस्थानों में कमी और लोकतांत्रिक संस्थानों की कमी और शिक्षा, पिछड़ापन, ये सभी जो हैं ये इसके लिए चैलेंज के रूप में सामने आते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि है प्रश्न नंबर 2। 1963 में नेहरू ने अपने मुख्यमंत्रियों को इंगित करने के लिए लिखा था। क्या लिखा था आपको ये बताना है कि नेहरू ने चीफ मिनिस्टर्स को। तो फर्स्ट ऑप्शन है सरकारी तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता के बारे में। सेकंड ऑप्शन है भ्रष्टाचार और अक्षमता के खिलाफ एक निरंतर युद्ध लड़ने के लिए। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो है आपका वो है आपका विकल्प सी। ए और बी दोनों जो हैं ये बिल्कुल सही है कि नेहरू जी ने जो चीफ मिनिस्टर्स को लिखा उसमें लिखा था कि गवर्नमेंट एपरेटस जो है उसको स्ट्रेंथन करने की बहुत ही ज़रूरत है, और दूसरा कि एक सीजलेस वॉर जो है करप्शन और इनएफिशिएंसी के खिलाफ होना चाहिए, उसकी बहुत आवश्यकता है। भ्रष्टाचार क्योंकि उस समय बहुत बड़ा हुआ था तो है तो हालांकि अब भी, लेकिन उस समय जो है ये कदम उठाने के लिए मुख्यमंत्रियों से नेहरू जी ने अपील की थी। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। औपनिवेशिक विकसितता का अंतिम परिणाम क्या था। इसमें आपको बताना है कि एंड रिजल्ट जो था कॉलोनियल अंडर डेवलपमेंट का वो क्या रहा। पहला विकल्प है लोगों का कंगालीकरण। ऑप्शन दूसरा है भारत का एक आत्मनिर्भर और समृद्ध अर्थव्यवस्था बन जाना। ऑप्शन तीसरा है प्राकृतिक संसाधनों का उन्नयन, या ऑप्शन डी पशुओं और मनुष्यों को विदेशी बीमारियों से दूर रखना। तो देखिए जो अगर बात करें हम कॉलोनियल अंडर डेवलपमेंट की, तो कॉलोनियल अंडर डेवलपमेंट के लिए जो सबसे मुख्य वजह थी जिसका जो उसका अंतिम परिणाम था वो आपका क्या था, लोगों का कंगालीकरण, यानी कि परपेचुएशन ऑफ पॉपुलाइजेशन ऑफ द पीपल, कि लोगों में कंगाली काफ़ी बढ़ गई थी क्योंकि डेवलपमेंट नहीं हो रही थी, इसलिए जो है रोजगार के अवसर बहुत कम हो गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि है प्रश्न नंबर 4। अमर्त्य सेन का मत है कि भारत का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे खराब प्रदर्शन है। आपको बताना है कि अमर्त्य सेन के हिसाब से, जो अमर्त्य सेन इकोनॉमिस्ट थे, इनके हिसाब से जो है किस क्षेत्र में सबसे खराब प्रदर्शन भारत का रहा है। ऑप्शन ए है उच्च शिक्षा, ऑप्शन बी वैज्ञानिक शिक्षा, ऑप्शन सी प्रारंभिक शिक्षा, या ऑप्शन डी उच्च और वैज्ञानिक शिक्षा दोनों में। तो अगर इसका जिक्र करें तो अमर्त्य सेन के हिसाब से जो है बेसिक शिक्षा जो है, एलिमेंट्री लेवल एजुकेशन जो है उसमें भारत का जो है सबसे खराब प्रदर्शन रहा है, क्योंकि एलिमेंट्री एजुकेशन जो होती है वो बेस होता है, वो नींव होती है आगे की एजुकेशन के लिए। वहां पर जो है जैसा बेस बनता है आगे तक वैसा ही चलता है। तो वही अगर कमजोर होती है, नींव ही अगर कमजोर होगी तो इमारत तो अपने आप कमजोर होगी। तो प्रारंभिक शिक्षा को सुधारना चाहिए, और प्रारंभिक शिक्षा जो है वो इसमें अगर कंपेयर करें अदर डेवलप्ड कंट्री से और डेवलपिंग कंट्रीज से, तो भारत का जो प्रदर्शन है वो बहुत ही खराब इसमें रहा है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। पिछड़ेपन की समस्या और आर्थिक विकास में कमी के कारण विभिन्न क्षेत्रों के बीच सामाजिक और आर्थिक अंतर को क्या कहेंगे। सांप्रदायिक सद्भाव, क्षेत्रीय विषमताएं, पूंजी संचय, या बहुलवाद। तो इसको हम कहेंगे ऑप्शन बी क्षेत्रीय विषमताएं। क्षेत्रीय विषमताएं इसको कहा जाएगा क्योंकि इसमें क्या है, जो कि रीजन टू रीजन जो है डिस्पैरिटीज होती हैं, अंतर होते हैं। तो उसी की वजह से क्या है कि पिछड़ेपन की समस्या
हो जाती है, बैकवर्ड हो जाते हैं कुछ रीजन्स, और उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो फिर नहीं हो पाती। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है प्रश्न नंबर 6। समावेशी विकास का अर्थ आपको बताना है। इंक्लूसिव ग्रोथ वर्ड याद रखिए, अगर आपको इंग्लिश में या हिंदी में, वैसे तो आपका बाइलिंगुअल आता है पेपर, तो इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब, इंक्लूसिव का मतलब होता है समावेशी, जिसमें सबकी ग्रोथ को फोकस किया जाए। तो इसके विकल्प हैं, पहला विकल्प है कि शहरी आबादी की भलाई में सुधार, और दूसरा ऑप्शन है सूचना और कंप्यूटर प्रौद्योगिकी जैसे आगामी क्षेत्रों में तकनीकी कौशल में सुधार करने के लिए। ऑप्शन सी है इसे जनता की राय और अभिव्यक्ति के लिए एक प्रमुख मंच बनाना, या ऑप्शन डी विकास के लाभों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना। तो देखिए, अगर आप चाहते हैं कि ग्रोथ सबकी हो, सब साथ में आगे बढ़े, तो उसके लिए है कि विकास का जो भी डेवलपमेंट से जो भी ग्रोथ जो होती है किसी भी कंट्री की, तो उसका बेनिफिट जो है वो हर वर्ग के लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो तभी जो है सही मायने में देश विकास करेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है प्रश्न नंबर 7। केरल के कम्युनिस्ट मंत्रालय को किस वर्ष में खारिज कर दिया गया था, वो आपको बताना है कि कम्युनिस्ट मिनिस्ट्री जो है केरल की, वो किस वर्ष डिसमिस की गई। आपको विकल्प दिए गए हैं, पहला विकल्प है 1956, दूसरा है 1957, तीसरा है 1958 और चौथा विकल्प है 1959। तो इसका सही जवाब जो है वो है आपका ऑप्शन डी। 1959 में जो है कम्युनिस्ट मंत्रालय को केरल के को डिसमिस कर दिया गया था, खारिज कर दिया गया था। केंद्र द्वारा 1959 में सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था, जिसने भारतीय संविधान के विवादास्पद जो अनुच्छेद 356 है उसका आह्वान इन्होंने किया था। तो बाद में जो है इसको फिर से इन्होंने स्ट्रगल किया और पार्टी सेटअप की। केरल राज्य का गठन जो है वो, ये भी आप याद रख सकते हैं, आपकी जनरल नॉलेज के लिए बहुत अच्छा है। केरल राज्य का जो गठन हुआ था वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था, और राज्य को इसको पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार इसका गठन किया गया था। तो 1 नवंबर को काफी सारे राज्यों की स्थापना हुई थी, तो उनमें से एक केरल भी है जो आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 8 है, आर्थिक विकास और उत्पादन के लिए निम्न स्तर का क्या मतलब है। इसमें आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 8 में कि जो लो लेवल होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और प्रोडक्शन का, उससे आपका क्या तात्पर्य है, क्या आप उससे समझते हैं। ऑप्शन ए है उच्च वित्तीय संसाधन और उच्च व्यय, या ऑप्शन बी है कम वित्तीय संसाधन और सीमित व्यय, ऑप्शन सी है कम वित्तीय संसाधन लेकिन उच्च व्यय, आखिरी विकल्प है कि उच्च वित्तीय संसाधन लेकिन सीमित व्यय। तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपको बताना था, और वो है आपका ऑप्शन बी, कम वित्तीय संसाधन और सीमित व्यय। कि आर्थिक विकास का लो लेवल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट या प्रेडिक्शन का लो लेवल का मतलब है कि लेस फाइनेंशियल रिसोर्सेज, वित्तीय संसाधनों की कमी और सीमित व्यय, लिमिट एक्सपेंडिचर होना। दिस लो लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर इन टर्न, जो मतलब लो लेवल होगा एक्सपेंडिचर का, खर्च अगर कम करेंगे तो उसी के हिसाब से जो है प्रोडक्शन लेवल भी कम होगा और इस फाइनेंशियल रिसोर्सेज की भी कमी होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में क्या लिखा गया है कि स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में निम्न जाति के आंदोलनों का कारण कौन बना। आपको बताना है इसमें कि जो लोअर कास्ट मूवमेंट्स थी फ्रीडम स्ट्रगल के समय, तो उसका वो किसने उनको लीडर किया था, कौन उनके लीडर थे, किसकी लीडरशिप के अंडर ये हुआ। 4 विकल्प हैं आपके पास, जवाहरलाल नेहरू, बिपिन चंद्र, BR अम्बेडकर और अमर्त्य सेन। तो इसका जो आंसर है वो बहुत ही इजी है, BR अम्बेडकर, क्योंकि जब भी अगर हम लोअर कास्ट की बात करते हैं, निम्न जातियों की बात करते हैं, तो उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए जो है BR अम्बेडकर जी ने बहुत कदम उठाए थे, बहुत उन्होंने स्ट्रगल किया था। तो उनके लिए जो मेन लीडर थे वो कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। नदी जल के बंटवारे को लेकर निम्नलिखित में से किस राज्य के बीच घर्षण नहीं हुआ है। देखिए, यूजुअली वाटर डिस्प्यूट्स को लेकर के जो है राज्यों के बीच, देशों के बीच जो है लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, लेकिन आपको बताना है कि कौन सी वो कंट्री है जिसके बीच कौन सी वो स्टेट है जिनके बीच कभी भी रिवर वाटर को लेकर के कोई झगड़ा नहीं हुआ है।
ऑप्शन ए है तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच, ऑप्शन बी है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच, ऑप्शन सी है पंजाब और राजस्थान, और ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु के बीच। तो देखिए, जिनमें कोई कॉमन रिवर होती है उन स्टेट्स में डिस्प्यूट रहता ही रहता है। तो जो अगर ज़्यादा दूर स्टेट्स होंगी तो उनमें इसके बीच कोई डिस्प्यूट ना होने की संभावना होती है। तो किसके बीच में डिस्प्यूट नहीं हुआ है, वो है हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में जो है किसी भी नदी को लेकर कोई घर्षण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 है, धार्मिक विभाजन के अलावा डैश की समस्या नवजात भारतीय समाज और राजनीति के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में बनी हुई है। इसमें आपको बताना है कि आप रिलीजियस डिवाइड को छोड़ के बताना है कि कौन सी प्रॉब्लम जो है वो एज अ मेजर चैलेंज जो है इंडियन सोसाइटी और पॉलिटी को खल रही है। तो उसके विकल्प आपके पास हैं, जातीय विभाजन, भाषाई विभाजन, रिश्तेदारी संबंध या क्षेत्रीय संबंध। तो इसका सही जवाब जो है वो है आपका जाति विभाजन। कास्ट डिवाइड जो है वो एक बड़ा आप कह सकते हैं ब्रेक है। अगर इंडियन सोसाइटी की बात करें तो वहाँ पर जो है कास्ट के बेसिस पर जो है काफ़ी भेदभाव होता है, और जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो इस कास्ट को ही अपना मुद्दा बना करके वोट मांगती हैं। प्रश्न नंबर 12 है जो कि इस यूनिट का हमारे तरफ, अच्छा अभी और भी क्वेश्चन है, चलो। प्रश्न नंबर 12 है कि राष्ट्रीय आंदोलन अखिल भारतीय आंदोलन के रूप में कार्य करता है और निम्नानुसार आपको बताना है कि ये क्या नहीं है। तो ऑप्शन ए है राष्ट्रीय पहचान प्राप्त करने के लिए सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन नहीं है ये। ऑप्शन बी कहता है कि क्षेत्रीय पहचान प्राप्त करने के लिए एक सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन। ऑप्शन सी कहता है क्षेत्रीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक महासंघ, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर सही जवाब की तरफ जाएं तो वो है आपका ऑप्शन सी, फेडरेशन ऑफ रीजनल नेशनल मूवमेंट। ये नहीं है कि क्षेत्रीय राष्ट्रीय आंदोलनों का ये महासंघ जो है ये नहीं है, इसके रूप में ये कार्य नहीं करता है राष्ट्रीय आंदोलन। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। शिक्षा को किस महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में देखा गया है? आपको बताना है कि एजुकेशन जो है उसको वो किसका एक इम्पॉर्टेंट टूल है। ऑप्शन ए सामाजिक और आर्थिक प्रगति का, ऑप्शन बी है अवसर का समीकरण, ऑप्शन सी है एक लोकतांत्रिक समाज का निर्माण, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन सभी के लिए, उपरोक्त सभी के लिए जो है शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और बिना शिक्षा के जो है इनमें सफलता हासिल कर पाना नामुमकिन है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। दुनिया भर में लोगों के बीच बातचीत और एकीकरण की प्रक्रिया आपको बताना है कि उसे क्या कहा जाता है, कि प्रोसेस जो है इंटरेक्शन की और इंटीग्रेशन की लोगों के बीच में, उसको क्या कहा जाता है दुनिया भर के जो है, मतलब एक कंट्री के आउटसाइड कंट्रीज के साथ जो है रिलेशन होना। ऑप्शन ए निजीकरण, ऑप्शन बी वैश्वीकरण, ऑप्शन सी उदारीकरण, या ऑप्शन डी समाजीकरण। तो ये भी बहुत इजी था गैस करना, इट इज वैश्वीकरण। ग्लोबलाइजेशन जो है वो होता है कि आप बाहर वाली कंट्रीज के साथ जो है अपना व्यापार बढ़ाते हैं, उनके साथ अपना कम्युनिकेशन बढ़ाते हैं, और आपको अच्छी ग्रोथ के अवसर इससे मिलते हैं। तो यहीं तक था हमारे इस यूनिट का डिस्कशन। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट यूनिट के साथ आपको मिलेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ वीडियोज़ को शेयर करें। और इंग्लिश मीडियम में भी जो है सारी यूनिट्स हम अपलोड कर चुके हैं, आप चाहें तो इंग्लिश मीडियम में भी वीडियोज़ देख सकते हैं। FST सब्जेक्ट के लिए भी हैं, और सब्जेक्ट भी हैं जो भी आप जिसकी आपको ज़रूरत है, आप प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। और वीडियो को अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। वीडियो को एक लाइक देना ना भूलें। थैंक यू।